सुबह सुबह चाय नाश्ता बनाती बनाती माया खिड़की से बाहर का नज़ारा निहारने लगी। घर घर के भारी स्वर से वातावरण को कांपता ईंटों से भरा एक ट्रक घर के सामने आकर खड़ा हो गया। माया ने बैठक की खिड़की से झांक कर देखा। कोहरे के कारण दृश्य थोड़ा अस्पष्ट था। कुछ क्षण पश्चात डोरबेल बजी। माया ने द्वार खोलकर देखा, एक व्यक्ति खड़ा था। एक स्लिप उसकी ओर बढ़ाकर बोला, सामान आ गया है, कहाँ उतारूं? सामान यानी ईंटें। क्या होगा इनका, कहीं कुछ भूल तो नहीं? स्लिप देखी, नाम लिखा था संगीता शर्मा। माया के चेहरे पर संशय की रेखाएं खींच आईं। माँ क्या करेंगी इन ईंटों का? इतना बड़ा घर है, नीचे वाली मंजिल पर बैठक और 4 कमरे हैं, आगे लॉन, पीछे आंगन, सर्वेंट क्वार्टर। फिर दरवाज़ा बंद करके उसने माँ को पुकारा, माँ आपके नाम से ट्रक भर कर ईंटें आई हैं। इस समय बाथरूम से संगीता जी बाहर निकल आई। चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। जाइए देखिए क्या करना है, मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है। 8 बजे तक कार्ड पंच नहीं हुआ तो एब्सेंट लग जाएगी। माया पर्स उठाने के लिए अंदर गई तो संगीता जी अपनी अलमारी खोलकर पैसे निकालने लगी। स्टाफ बस में बैठने के बाद भी ईंटें माया के मन मस्तिष्क में जमी रही। लाल रंग की ये ईंटें कितनी होंगी? 500, 1000, 2000, कितनी? उतार कर रखेंगे कहाँ? छत पर या घर के सामने फुटपाथ पर? पापा ने खुद खड़े होकर यह घर बनवाया था। पुराने ज़माने की ईंटें, सीमेंट, लकड़ी लगी है, इसीलिए खिड़कियाँ दरवाजे सब मजबूत हैं। फिर ये तोड़-फोड़ क्यों? पास पड़ोस की देखा देखी माँ के दिमाग में भी कुछ दिनों से इस बंगले को बिल्डर फ्लैट में तब्दील करने की योजना तो चल रही है, लेकिन इतनी जल्दी इस योजना पर कार्य भी शुरू हो जाएगा, इस बात की तो उसे कल्पना भी नहीं थी। माया ने याद किया, पिछले हफ्ते पड़ोस वाली मिसेस वर्मा से माँ कुछ तो कह रही थी, जब तक जीऊंगी ऊपर वाला फ्लोर किराए पर चढ़ाकर अपना बुढ़ापा सुख से काटूंगी। फिलहाल माया काम कर रही है, आसान किस्तों पर लोन भी मिल जाएगा, उसके रिटायर होने तक चुक भी जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी माँ इस योजना पर काम शुरू कर देंगी, यह उसने सोचा भी नहीं था। माँ अक्सर अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए माया को लोन लेने के लिए कहकर स्वयं निश्चिंत हो जाती हैं। जब तक लोन की आखिरी किस्त चुकती है, माँ की कोई दूसरी ज़रूरत मुंह बाए खड़ी हो जाती है और लोन लेने और चुकाने का सिलसिला पुनः शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार माँ की बातें सुनकर माया तपती रेत पर पड़ी मछली की तरह छटपटाती रह गई थी। काश अपने बुढ़ापे की चिंता करने की बजाय माँ ने यह सोचा होता कि इस वर्ष उनकी माया भी 1 वर्ष और बड़ी हो जाएगी। उसकी जवानी भी 365 कदम पीछे हटकर बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाएगी। आखिर उसका घर बसाने की चिंता करना भी तो माँ का कर्तव्य है। वह भी तो उन्हीं की बेटी है, शायद उन्हें सोचने की ज़रूरत भी नहीं। माया बड़ी है ना, चिंता तो हमेशा छोटों की करनी होती है। वह तो परिवार की कर्णधार है, उसे तो हमेशा इन सब के लिए जीना है, सबकी चिंता करनी है। कई टुकड़ों में बटी बहुत सी बातें, जीवन के अनेक शब्दकोश, हंसते दुखते दृश्य, प्रिय लगने वाले प्रहसन, फटे फाड़े दृश्यों के अंबार, बहुत सी काली परछाइयाँ, उदासी के ढेरों व्रत और किशोरावस्था से ही पूरे घर को चलाने में लस्त पस्त सांसें। पिता के अपाहिज होने के बाद माया की जीवन की जैसे दशा ही बदल गई थी, वरना उसकी झोली में भी कितने नशीले सपने थे, जिन्हें ओस भीगे गुलाबों की महक से मोहित प्रतिदिन महकाया करते थे। शहर के बेहतरीन डॉक्टर के इलाज पिता की जान तो बच गई, लेकिन शरीर का निचला हिस्सा पूर्ण रूप से संज्ञा शून्य हो गया था। हंसते खेलते खिलाते परिवार की खुशियों के जैसे ग्रहण लग गया। माया की दिनचर्या पिता की परिचर्या में बदल गई। अनूप जी को समय पर दवाई देना, मरहम पट्टी करना, समय पर पथ्य देना, सब कुछ माया के ही जिम्मे था। सुमित और सौम्या, यहाँ तक कि संगीता को भी उस कमरे में जाने से उबकाई आती थी। अनूप जी का कमरा जैसे सबके लिए नर्क का पर्याय बन गया था। बेहद सोच विचार कर कोने वाला कमरा अनूप जी के लिए कर दिया गया था। माया ऊपर छत पर ही पिता के कपड़े धोकर सुखा आती थी, बाकी सब उस अजाब से बचे रहते थे। पिता की संकित और कातर दृष्टि का सामना करती, माँ का मनोबल बढ़ाती, छोटे भाई बहन को दुलराती पुचकारती।
माया को देख मोहित के हृदय में स्नेह का दरिया उमड़ पड़ता। माया भी फाल्गुनी बयार सी बहने लगती, मन सहज हो उठता। धीरे धीरे स्नेह ने कब प्रणय का स्थान ले लिया, दोनों प्रेमी तब जान पाए जब मन प्रतिपल प्रतिक्षण एक दूसरे के सानिध्य के लिए तरसने लगा। शाम ढलते ही पूरे दिन की शिथिलता एक दूसरे के साहचर्य में विलुप्त हो जाती। दोनों प्रेमी घंटों उस गुलाब को देखते रहते जो खुद टूटकर भी दो दिलों को जोड़ता है। कुदरत का मजाक। ब्याह की तारीख निश्चित करने जा ही रही थी कि अनूप जी के अचानक हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। दोनों प्रेमियों ने जिस महल को सजाया था पल भर में ढह गया। संगीता जी स्वयं घर का सब काम करते करते अपने भाग्य को भी दोष देती जाती। ईश्वर को ये दिन भी मुझे ही दिखाने थे। सुमित ने बोर्ड की परीक्षा दी थी, उसकी पढ़ाई तो रुक नहीं सकती थी। बहन सौम्या अभी स्कूल की छात्रा ही थी। केवल माया का चेहरा देखकर ही संगीता जी भविष्य के प्रति तनिक निश्चिंत हो जाती। प्रतिदिन बस एक ही सवाल पूछती, कोई आशा है? नहीं। माया का संक्षिप्त सा उत्तर होता। माया क्या कहती? बार बार वही रूखा सा उत्तर देना उसे भी बुरा लगता। अपनी असमर्थता का बोध कचोटता। गंभीर मुख से बस हाँ हूँ कहकर अपने कमरे में घुस जाती। माया माँ का दर्द समझती थी। उसकी चिंता तो माँ की चिंता से भी अधिक थी। रोजाना के खाने पीने में ही पिता की संचित पूंजी का अधिकांश भाग समाप्त होता जा रहा था। बिजली पानी का बिल तो ट्यूशन की कमाई से निकल जाता था, लेकिन सुमित और सौम्या की पढ़ाई? मोहित माया का मार्गदर्शन करते, हर पल कोशिश करते उसका मन बहलाने की। उन्होंने माया के हर दायित्व के साथ उसे अपनाने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया था, लेकिन माया का मन तो पत्थर हो चुका था, सूखी रेत की तरह सपाट, न दरकता न सरकता और ना ही फिसलता, बस अपने मन के सहरा में ही खोया रहता। आंखों में सपना था पैसा कमाकर माँ की खुशियाँ लौटाने का, भाई बहन को पढ़ाकर सुखद भविष्य प्रदान करने का। शहर में कई रिश्तेदार मौजूद थे, मगर झंझट की खातिर जब किसी ने उनकी खोज खबर नहीं ली तो माया भी सबसे कटने लगी थी। खुद को हर पल दूसरों की नज़रों में कमज़ोर साबित करते रहना क्या कम त्रासद होता है? बचपन से पिता से तो यही सीखा था उसने, मजबूत बनो, अगर बन ना भी सको तो कम से कम दिखो जरूर। वह और सोच नहीं पाती, सिर को झटका देकर सोचती, यह सब सोचने का समय नहीं है। पहले नौकरी चाहिए, बैंक में रुपये जमा करना होगा, नहीं तो सौम्या का ब्याह कैसे होगा? अपने देश में अच्छा वर यानी अच्छे दाम देकर जो खरीदा जाए वह अच्छा। शून्यता के साथ चिंतन बढ़ा कि चाहे जो भी हो संघर्ष की चट्टान पर उम्र को कसना होगा। माया मजबूत बनी रही। चिंताओं और जिम्मेदारियों से चेहरा समय से ही पूर्व पक गया। माया ने टाइपिंग शॉर्ट हैंड सीखी। आखिर उसे एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। पहले ऑफिस का काम, फिर ओवर टाइम। अतिरिक्त कमाई के चक्रवातों में माया पिसती रही। साथी में जहाँ सहायक थे वहीं ऐसे भी थे जिनके उपहास और व्यंग बाण भी खूब सहने पड़े, लेकिन मोहित के साथ ने हमेशा ही दृढ़ता दी, अंतर्मुखी चिंतन दिया। धीरे धीरे घर का रूप बदलने लगा। ड्राइंग रूम में नए पर्दे लग गए, सोने के कमरे में सुंदर बेड कवर, रसोई में काम करने के लिए एक नौकर भी आ गया। अब संगीता जी को निर्बाध गति से पुस्तकें पढ़ने का सुयोग मिलने लगा। शाम का समय कभी किटी पार्टियों कभी ताश पार्टियों में बीत जाता। सौम्या ने एमए पास कर लिया। एक इंजीनियर से उसका विवाह भी हो गया। विवाह में माया ने अपनी जमा पूंजी और बाकी ऑफिस से उधार लेकर पिता की भूमिका का निर्वहन किया। तभी पूरे घर की मरम्मत व रंगाई पुताई भी करवा गई थी। सुमित डॉक्टर बन गया। नौकरी मिलते ही अपनी डॉक्टर मित्र से विवाह करके वह दूसरे जगह चला गया। कभी कभार फ़ोन या व्हाट्सएप पर सबकी कुशल क्षेम पूछकर वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता। इसके अलावा उसने अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा था। माया अभी भी बंधन मुक्त कहाँ हुई थी। दामाद को क्या लेना देना होगा, पूजा उत्सव के समय क्या दें कि परिवार की लाज बनी रहे, बच्चों के छूछक, मुंडन, जन्मदिन पर लेन देन, यही समस्याएं लेकर माँ चिंतित रहती। सुमित का जीवन ठीक चल रहा है, उसे तो कोई परेशानी नहीं। उसे नर्सिंग होम के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। अब तो उसके फ्लैट की ईएमआई भी शुरू हो गई होगी।
उनकी चिंताओं को मिटाने में माया चकरघिन्नी की तरह घूमती रहती और स्वयं उसका भविष्य। इस विषय में चिंता करने का औचित्य बोध संगीता जी को कभी नहीं होता था। मोहित परेशान हो उठते। अपने अरमानों को यूं बर्फ मत होने दो माया, इनमें जान फूको, सुलगने दो इन्हें। इस दायरे से बाहर निकल कर तो देखो, तुम्हारी इन वर्जनाओं और लक्ष्मण रेखा के परे का संसार कितना अनोखा और आनंददायक है। मत घूटो यूँ अपने मन को, पत्थर मत बनाओ। जीवन में यही सब तो माने रखता है मोहित। भावनाओं से अलग भी तो रहा नहीं जा सकता। माया हंस देती। माया, समय मुट्ठी में बंद उस सूखी रेत की तरह होता है जिसे मुट्ठी में बंद करने वाला तो यही समझता है कि सारी रेत अभी उसकी मुट्ठी में ही बंद है, लेकिन वह रेत किन्हीं अदृश्य सुराखों बेमालूम ढंग से धीरे धीरे फिसल कर समाप्त तो हो चुकी होती है और मुट्ठी एकदम रिक्त। हम समय की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करता। तब परिपक्व और व्यवहारिक बुद्धि की स्वामिनी माया को लगा था कि मोहित स्वप्न जीवी है, लेकिन अब लगता है कि मोहित तो ठोस धरातल पर खड़े थे। स्वयं उसने ही अपने चारों ओर कर्तव्य निष्ठा की ऐसी सीमा रेखा बांध रखी थी जिसे तोड़ना तो दूर, लांघना भी मुश्किल था। मोहित विदेश चले गए। अपने अरमानों से सजे महल के खंडहरों को देखने के लिए रुकते भी क्यों। और माया खुरदरी पगडंडी पर जिंदगी को दौड़ाती रही और हर मौसम को गुजरता देखती रही। क्या रह गई वह? एक टकसाल, बैंक, वही खाता, एक चेक। आकाश भरी उदासी और ठहरे हुए सियाह समंदर जैसी खामोशी से घबरा कर भी कुछ पूछना भी चाहा तो, आप बड़ी हैं दीदी, या तुम्हारे बिना चिड़ैया हम सब पंखहीन हैं, कहकर खामोश कर दी जाती। स्मृतियों का भार असहनीय हो चला तो माया ने आंखें मूंद ली। माघ की ठंडी हवाएं तीर की तरह चुभने लगी। बादलों के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे और सूरज उपेक्षित सा कोने में पड़ा था, माया की तरह। हवा में खड़खड़ाती पत्तियाँ देखकर उसके मन में आया कि वह भी इसी तरह अपने मन की शाखाएं हिला दे, पत्तियों की तरह उसकी शाखाएं झनझनाएं और वह अनुभव करे कुछ नया सा, अनहोना सा। खुले बार छितरा कर हवा में लहराएं, तितलियां पकड़े गीत गुनगुनाएं। पर अगले ही पल जब आसपास उसकी नज़र गई तो सब कुछ स्थिर ही पाया। दर्पण में उसका चेहरा, आंखों में लगा काजल, साड़ी ऐसे जैसे पहनकर प्रेस की गई हो। कहीं कोई बिखराव नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं। कहीं यह होटल हिलहॉप से मोहित से मिलने का असर तो नहीं। माथे पर झिलमिलाती बूंदों को पोंछकर घबराई सी माया ने चारों ओर देखा। कहीं कोई नहीं था सिवाय एकदम घोटू सन्नाटे के। या वह खुद ऐसे सोचने लगी है, कितने वर्ष बीत गए शिमला के इन सर्पिल घाटी पर दौड़ते भागते। अब तो ऐसा लगता है जैसे उम्र कहीं ठहर गई है, इन पहाड़ियों पर जमी बर्फ़ की तरह। इतने बरसों बाद भी उसकी ज़िंदगी एक जगह इकट्ठी कहाँ हो पाई है, बिखरी हुई यहाँ वहाँ। थोड़ी सी अतीत के पिंजरे में कैद है, तो थोड़ी सी इस सोच के सवाले कैद है कि आगे क्या, और थोड़ी सी खो गई है कहीं, पर कहाँ। उस महत्वपूर्ण सेमिनार के लंच ब्रेक में मोहित ने सबके विषय में पूछ लिया था। माया उनके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देती रही थी। उस 5 वर्ष के अंतराल में मोहित के बीते वक्त का क्या रंग रहा, यह जानने की इच्छा होते हुए भी वह चुप रही। कहीं मोहित ने उससे प्रति प्रश्न कर लिया तो कि इतने बरस उसने क्या किया, तो क्या जवाब देगी? कह पाएगी कि 7 पढ़ी लिखी सहेलियों के घर आंगन में नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगे, और वह, या कह पाएगी अपने त्याग और खुशियों की आधारशिला पर जिन भाई बहन का भविष्य संवारा वे सभी उसका साथ छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि माँ भी। कोई नहीं समझ पाया कि स्वभाव को इतना कड़क बनाने के लिए उसने कितनी कठिनाई से अपने मन से सुसावित उपवनों, मधुमासों को उजाड़ा था। उमंगों के कितने द्वीप समूह को कठोर संयम संकल्पों पर उछालकर नष्ट किया था। परंतु इस सत्य की वह स्वयं या उसकी एकांत परछाइयाँ ही साक्षी थी कि मन के इन सारे प्रतीकों को वह जड़ से कहाँ मिटा पाई थी। इसकी अनुगुंज अकेले छड़ों में उसे आज भी कितनी ढाल कर देती है। आज भी उसके दिल में, उसकी रूह में, ख्यालों में, ख्वाबों में मोहित ही बसते हैं। कहाँ खो गई माया? माया की मनोस्थिति से पूर्णतः बेखबर मोहित ने पुनः प्रश्न किया था। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी? इतने दिन कहाँ रहा, क्या किया? मोहित ने माया की हथेलियों को अपने दोनों हाथों में कस लिया था।
मंद मंद हास्य से युक्त अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व को माया निहारती रह गई थी। वहीं गौर वर्ण, उन्नत नासिका और घुंघराले बाल, कहीं कहीं बालों में छिटकी सफ़ेद चांदनी उम्र का एहसास अवश्य दिला रही थी। क्या कर रहे हैं आजकल? धीरे से निकल गया था मुख से। मन ही मन डर रही थी कि कुछ देर पहले जो फफोला उसके अंतस में फटा था, कहीं अपने अतरंग साथी को देखकर उसका मवाद न रिस जाए। बस कट रही है जिंदगी माया तुम्हारे बिना, मगर अब यह जिंदगी नहीं लगती। एक सर्द आह सी निकली थी मोहित के मुख से। अपना नर्सिंग होम है, सुबह से शाम तक मरीजों से घिरा रहता हूँ। बस यह समझ लो कि दिन कट जाता है और शाम तुम्हारी याद में गुजर जाती है। आज भी उस शाम का इंतज़ार कर रहा हूँ माया, जो तुम्हें अपने साथ लेकर आएगी। मोहित, हम वे सपने क्यों देखते हैं जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतज़ार होता है। मोहित के कंधे पर सिर रखकर सिसक उठी थी माया। मोहित जानते थे पहाड़ों में बहती नदी बर्फ़ की खामोशी ओढ़ लेती है और सर्द हो जाती है। ऊपर से बर्फ़ की चादर लपेटे रहती है और भीतर ही भीतर कलकल बहती रहती है। माया ने भी यही किया हुआ है, पर इस बर्फ़ के नीचे कितनी भावनाएं, आकांक्षाएं छिपी होंगी वह अच्छी तरह समझते हैं। वही तोड़ेंगे इस बर्फ़ की चादर को। अब चलना चाहिए। माया उठ खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर और बैठो ना। नहीं, उसने घड़ी की ओर देखा। अब जाना होगा। माँ के कई फ़ोन आ चुके हैं। अगले दिन मिलने का वादा करके माया बस में चढ़ गई थी। बस की खिड़की से छोटी होती जा रही मोहित की आकृति देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। माया ने याद किया कितनी ही बार मोहित के साथ इन सड़कों पर इन्हीं बसों में घूमते हुए खुशनुमा शामें बीती थी। सुख दुख बांटे गए थे। रंग बिरंगी कल्पनाओं से सजे सपनों के घरौंदे बनाए गए थे। सजे हुए बाजार, जगमगाती सड़कें उसी प्रकार आमंत्रण दे रही हैं जैसे पहले दिया करती थी। किंतु जीवन इन सब से बहुत आगे निकल चुका है। ब्रेक के साथ ही बस को झटका लगा तो माया की तंद्रा भंग हुई। रात के 8 बज चुके थे। वह संभलते हुए नीचे उतरी और तेज कदमों से चलते हुए घर की ओर बढ़ने लगी। सिर दर्द से फटा जा रहा था। अब तक वह 2 दर्द निवारक गोलियां खा चुकी थी, लेकिन दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। संगीता जी अपने कमरे में बैठी होम थिएटर पर कोई फिल्म देख रही थी। ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर रखी स्कॉच विस्की और सोडा वाटर की कुछ बोतलें देखकर उसने अंदाज़ा लगाया कि कोई आया था। माँ से कुछ पूछने का मन नहीं किया। वैसे भी कभी सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। शराब के नशे में तो कुछ भी बोलने बतियाने से रही। अपने कमरे में पहुंचकर उसने बैग को मेज पर पटक दिया और सोचा कुछ देर लेटकर आराम कर ले। आज वह बहुत थकी हुई और उदास थी। बॉस ने उसके निर्धारित काम के अतिरिक्त छुट्टी पर गए उसके कुलीग का काम भी उसे सौंप दिया था। भूख के मारे अतड़ियों में कुलबुलाहट सी महसूस हुई तो उसने चौके में जाकर फ्रिज टटोला। शायद माँ ने कुछ उसके लिए बना रखा हो, लेकिन कुछ भी नहीं था। फ्रिज में सिवाय 1 गिलास दूध था। सुबह चाय के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी सोचकर उसने ठंडा पानी पिया और लिहाफ ओढ़कर लेट गई। जैसे उसे बाहर की रोशनी से, तीखी सर्द रात से और बेखुद बना देने वाली चांदनी के जादू से कोई सरोकार ही ना हो। रात के 12 बजे थे। मोबाइल की घंटी बजी। ठंडी बयार सी धीमी खुशबू के लिए मोहित का बधाई संदेश सुनाई दिया। हैप्पी बर्थडे माया। जैसे पतझड़ में मधुमास, चंदन, केवड़ा, कुछ ऐसी परिभाषी कौंधी थी माया के मन में। कोई दूसरा याद करे ना करे, मोहित उसके जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजना कभी नहीं भूलते। उसने फेस टाइम पर मोहित का नंबर क्लिक किया। उनका थका हारा कमज़ोर सा चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया। माया, तुम्हारे इस 35वें जन्मदिन पर एक कड़वा और तीखा तोहफा भेज रहा हूँ। चाहो तो स्वीकारना, ना चाहो तो मेरे पास लौटा देना। यह समय हम दोनों का एक दूसरे के सुख दुख बांटने का समय है। मत भूलना, सूर्योदय और दोपहर का समय जितना प्रभावशाली होता है उससे कम सूर्यास्त का भी नहीं होता। इसका आकर्षण भी बहुत प्रबल होता है। समझ रही हो ना? भीतर से पहाड़ी झरने की तरह प्रबल वेग से फुटकर बहने के लिए बेचैन रुलाई को रोकने की असफल कोशिश करती रही माया बाहर आंगन में चक्कर काटने लगी। मोहित के शब्दों ने उसके अंतस में हाहाकार मचा दिया था। मन में आया दौड़कर मोहित के पास चली जाए, पर ऐसे नहीं। मोहित निरंतर कहते जा रहे थे, तुम अब कोई छुई मुई सी लजीली किशोरी नहीं हो। खुलकर अपनी माँ से बात क्यों नहीं करती हो?
आखिर वह भी कभी लड़की रही होंगी, समझेंगी तुम्हारी दर्द को, तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे अकेलेपन को। माया उठकर बैठ गई। अंधेरे में पूरी तरह आंखें खोलकर वह 10 साल की एक एक याद को सामने देखने लगी। वक्त की करत झाड़ पोंछ कर उन्हें चमकाने लगी। माँ से तो बात करना ही होगा, पर क्या बोलना है, किन शब्दों में बोलना है। कहीं ऐन मौके पर हमेशा की तरह जबान गूंगी हो गई और मुख से कोई शब्द नहीं निकला तो, ना बोल फूटा तो। कभी कभी उसे लगता है अपनी सारी शिक्षा और कामकाजी होने के बावजूद उसके भीतर एक दब्बू और कायर लड़की कुंडली मारकर बैठी है। लाख कोशिशों के बावजूद वह कायरता के खोल से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन आज नहीं, कदापि नहीं। पड़ोस के घर में बजे शंख से उसकी नींद खुली। 5 बज चुके थे। अलसाई सी माया उठी और धीमी गति से चलती हुई माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। स्टूल पर रखी चाय की केतली में से उसने मग में चाय उड़ेली और कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। रात भर जिन शब्दों में माँ से अपने मन की बात कहने का रिहर्सल करती आई थी, उन्हें दोहराने से पहले उसने माँ से प्रश्न किया, कल रात कोई आया था माँ? हाँ, सुमित और सौम्या। माया सोच में पड़ गई। पिछले 8 साल में दोनों ने इस चौखट पर कदम नहीं रखा, वे अचानक कैसे आ गए? अरे तुझे बताना भूल गई, दरअसल मैंने ही बुलाया था। बिल्डर और इंटीरियर डेकोरेटर के साथ मीटिंग थी। सोचा उन दोनों के मन में कुछ आइडियाज़ हों तो बता दें, वरना बार बार टूट फूट होती रहेगी। माया के अंदर कुछ दरक सा गया। यह बात मुझसे भी तो पूछी जा सकती थी माँ। जब तक माया कुछ कहती, संगीता जी ने अपना विचार प्रकट कर दिया था। मेरे बाद तो यह घर 2 हिस्सों में बटेगा ही बटेगा। नीचे का हिस्सा सुमित व बहू का और ऊपर सौम्या व उसके पति का। सोच रही हूँ वकील को बुलाकर अपनी विल भी बनवा लूँ। और मैं, मेरे बारे में क्या सोचा है माँ? बेसाख्ता माया के मुंह से चीख निकल गई। तेरे बारे में क्या सोचना है? ना आगे नात, ना पीछे पगहा। चाहे तो सौम्या के साथ, नहीं तो सुमित के साथ रह लेना। देख बिटिया, थोड़ा बहुत सामंजस्य तो करना ही पड़ता है। आजकल तो ओल्ड एज होम में भी रहने की प्रथा जोर पकड़ रही है। माया के मन में आया कि कहे, आप क्यों नहीं रह लेती ओल्ड एज होम में? पूरी जवानी तो ऐस में काटी, बुढ़ापा भी सुरक्षित कर लिया। माँ, अब मैं विवाह करूँगी। संगीता जी कुछ देर पहले ही नींद से उठी थी। शराब के नशे की खुमारी अब तक उतरी नहीं थी। माया नाम की लड़की, जिसने दौड़ धूप करके पिता की भूमिका निभाई, पूरे परिवार को डूबने से बचाया, आज हठात कर रही है कि ब्याह करेगी। संगीता जी उठकर चेयर पर बैठ गई। 2 महीने पहले ही माया माँ के लिए खरीद कर लाई थी, क्योंकि माँ को चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ना अच्छा लगता है। सुगंधित जर्दे की चुटकी खाई, फिर अपने परिचित अंदाज में आंखें तरेर कर बोली, इस उम्र में? किसके साथ? डॉक्टर मोहित, वह भगोड़ा डॉक्टर जो तुझे छोड़कर विदेश जाकर बस गया। ब्याह करके तभी क्यों नहीं ले गया अपने साथ? जबान फिर से तालू से चिपक कर रह गई। कह नहीं पाई कि अगर इतना ही चिंता थी इस बेटी की तो क्यों नहीं बिठा दिया था लगन मंडप में। बेचारे मोहित कब तक मेरे पीछे सब्र के नंगे पांव से दौड़ते रहते। अपना करियर ही तो बनाने गए थे। संगीता जी ने बेटी की इस चुप्पी को जबरदस्ती का मौका बना दिया। तो तू क्या अब उस बुढ़े के साथ शादी करेगी? माया को माँ का आशय समझते देर नहीं लगी। यदि आज नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएगी। अंतस में विद्रोही ने तहलका सा मचाया और शब्द स्वतः ही होठों से फूट पड़े। तो आपने ही कौन सा दुल्हा ढूंढ लिया मेरे लिए? ढूंढ तो रही हूँ, कोई मिले भी तो। मिलेगा भी नहीं माँ। सच तो यह है कि आपको अपनी इस बेटी की चिंता कभी हुई ही नहीं। ना ही आपने कभी मेरे भावनाओं और संवेदनाओं को समझने की कोशिश की है। मेरी कमाई से मिलता पैसा आपकी प्यास बन गया है। सुमित और सौम्या आपकी ज़रा फिक्र नहीं करते। अगर मेरी जैसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी हाथ से निकल गई तो खुले हाथों खर्च करने की रकम कहाँ से मिलेगी आपको? माया कहते कहते हाँफने लगी। संगीता जी के चेहरे पर अब चिंता के भाव दिखाई दिए। लेकिन बोलने मात्र से तो विवाह नहीं होता ना, कुछ तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। कुछ गहना कपड़ा वगैरह, वह सब हो जाएगा माँ। 50,000 मैंने आपको रखने के लिए ही तो दिए हैं। कोर्ट में जाकर मैं और मोहित साइन कर लेंगे। एक औपचारिकता मात्र ही तो है। लेकिन वे 50,000 तो मैंने
बिल्डर को एडवांस दे दिए हैं। संगीता जी की ढीठता पर माया हैरान रह गई। घर की ज़रूरतें और ठाट बाट बनाए रखने के पश्चात जो रकम उसने बचा कर रखी थी वह भी खर्च कर दी। ये माँ है, स्वार्थी और आत्मकेंद्रित। सिर्फ वही सबकी थी, उसका कोई नहीं। प्रत्येक प्रश्न तथा संकुचित सोच माया की जिंदगी के दायरे से अलग होती चली गई। शीत की धूप में तपती ईंटें अब स्पष्ट नहीं, खूब स्पष्ट दिख रही थीं। चकित सी माया के कदम स्वतः ही मोहित के होटल की तरफ बढ़ने लगे थे, ठीक उसी तरह जैसे अंधकार भरी आंधी के बाद खुले खुशनुमा वातावरण की तलाश में प्रसन्न भाव से पक्षी अपने अपने नीड़ों की तरफ बढ़ते हैं। अवश्य माया ने पूछा मोहित से, कहीं ये तमन्नाओं का बहलाव तो नहीं है मोहित? बैठो यहाँ तसल्ली से। मोहित ने माया के हाथ को कसकर पकड़ लिया। नहीं माया, पुराने रिश्तों पर नए संबंधों की मुहर भर लगानी है बस। आंसू के 2 कतरे माया की आंखों से टपक पड़े, जिन्हें पूरे विश्वास के साथ मोहित ने पोंछ दिया था। कैसा खुशनुमा समा था, न गिरने का डर न भविष्य की चिंता। फिर इस सपने में वह अकेली नहीं थी, मोहित थे उसके साथ, उसका हाथ थामे हुए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।